आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम होगा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले जो हम लोगों का चैप्टर था डाइवर्सिटी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि क्लास 6 के अंदर पहला चैप्टर जो है हमारा डाइवर्सिटी, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं, और दोनों का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब हम लोग समझ चुके थे अपना फर्स्ट चैप्टर का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यानी कि पहले वाले चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। पहले इसको लेकर हम लोग समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारे चैप्टर का नाम है, तो दो टर्म यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला डाइवर्सिटी, उसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग भाषा बोलना, अलग अलग धर्म को फॉलो करना, अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करना, अलग अलग खाना खाना, है ना, अलग अलग तरीके से कपड़ा पहनना, बोलना, ये सब कहलाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यदि आप हिंदी मतलब देखोगे ना, इसका मतलब होता है विविधता। और विविधता का सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि किसी जगह पर भाषा अलग अलग बोले जा रहे हैं, कपड़े अलग अलग पहने जा रहे हैं, खाना अलग अलग खाया जा रहा है, धर्म अलग अलग है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हर भाषा बोलने वाले लोग हैं। लगभग बहुत सारे धर्म के भी यहाँ पे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। खाना भी सबका खाने का तरीका अपना अलग अलग है। किसी को इडली डोसा सांभर पसंद है, तो किसी को चावल दाल सब्जी पसंद है, तो किसी को मछली चावल पसंद है कि ना, किसी को लिट्टी चोखा पसंद है। मतलब अलग अलग चीज़ें सबको पसंद आ रहा है। तो डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है अलग अलग चीज़ों का होना। जैसे भाषा का अलग होना, लैंग्वेज, फिर से खान पान का अलग होना, कपड़ा पहनने का तरीका अलग अलग होना, रिलीजन अलग होना, और फिर से रीति रिवाज अपना अलग होना, यही चीज़ कहलाता है डाइवर्सिटी। इसी को हम लोग डिस्कस किए थे अपने फर्स्ट चैप्टर में। अगला टर्म है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है भेदभाव करना। भेदभाव का मतलब हुआ, आप इसको सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, क्योंकि जनरली जो समाज में होता है उसी का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जनरली क्या होता है कि यदि आपके सामने ना कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो कि बहुत ही गंदा कपड़ा पहना हो, बिल्कुल नहाया ना हो 1-2 महीने से, है ना, उस प्रकार के इंसान के लिए आप क्या बोलते हैं, अरे दूर हटो मेरे पास मत आओ। यही कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम लोग कहते हैं भेदभाव। या फिर इसको कई बार आप इसको ऐसे भी देखते होंगे कि सोसाइटी में जो सबसे गरीब आदमी होता है उनके साथ बड़ा इस प्रकार का चीज़ होता है, भेदभाव वाला समस्या कि ये बड़ा गरीब आदमी है, तो हमारे गली तरफ मत आना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो जाता है भेदभाव। कोई दिक्कत इसमें? तो अब चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों का होना, जैसे भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, है ना, फूड, क्लॉथ, ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भेदभाव। ओके, कि तुम इधर मत आना, तुम उधर मत जाना, तुम गरीब हो, अमीर हो, इस प्रकार का भेदभाव, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, चैप्टर आपको समझ में आ गया कि चैप्टर का मतलब क्या है। अब आगे बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, दोबारा समझेंगे हम लोग थोड़ा डीप में, क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोग इसको जान चुके हैं। और डिस्क्रिमिनेशन किस किस तरीके से होता है ये भी हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में है 3 पॉइंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। देखिए, ध्यान में रखिएगा इस बात को। हमारे इस पूरे पृथ्वी पर यानी कि पूरी दुनिया में 8 ऐसे धर्म हैं जो कि सबसे मेजर है, सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि रिलीजन। हालांकि यदि टोटल छोटा मोटा सभी रिलीजन को मिला दिया जाए तब तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे हो जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, है ना, 6 तो ऐसे ही हो गया। और भी बहुत सारे हैं जिसको कि हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पे जानते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पूरी दुनिया का यदि हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में 8 ऐसे रिलीजन है, 8 ऐसे धर्म हैं जो
से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जिसमें एक है आपका हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है क्रिश्चियन, है ना। तो ये 3 ऐसे हैं, और भी होंगे, हमको उतना याद नहीं आ पा रहा है, आइडिया उतना मतलब रिवाइज नहीं कर पा रहे। 3 ऐसे हैं ये धर्म जो कि उस 8 में ये तीनों भी शामिल है। क्या कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रहेगा इस बात का। तो पूरी दुनिया में मेजर रिलीजन कितना है, यानी कि सबसे प्रमुख यानी कि इंपॉर्टेंट रिलीजन कितने हैं? 8 हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। We have more than 1600 languages that are people's mother tongues। ध्यान रखिएगा, ये बात केवल इंडिया का बात नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया का बात हो रहा है। पूरी दुनिया में 8 बड़े बड़े धर्म हैं, यानी कि 8 बड़े बड़े रिलीजन हैं। और पूरी दुनिया का यदि हम लोग बात करें तो 1600 अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। सोचो, हमारे यदि इंडिया में केवल यदि हम लोग देखें, अपने इंडिया में यदि हम लोग देखें तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं। केवल इंडिया का बात हो रहा है, सोचो। लेकिन यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड का जोड़ लें तो 1600 भाषा लगभग अलग अलग लोग बोलते हैं। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के यदि हम लोग डांस करने का तरीका देखेंगे ना, डांस करने का जो स्टाइल है वो देखेंगे तो वो लगभग 100 से ज़्यादा है। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे हैं, जैसे आप नाम जानते होंगे, कथक, भरतनाट्यम, है ना, और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये लगभग पूरा कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि इस पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन हैं इम्पोर्टेंट, 1600 अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि लगभग 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म प्रेजेंट है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के डांस करने के तरीके भी हैं लोगों के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीजुडिस। इसको समझिए ध्यान से, यहीं से हमारा ये चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला तो इंट्रोडक्शन था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। पहला है प्रीजुडिस। समझिए क्या होता है। देखो, प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सीम देम एज इन्फीरियर। प्रीजुडिस का मतलब होता है, प्रीजुडिस का मतलब हो गया किसी इंसान को नेगेटिव भाव से देखना। नेगेटिव भाव से देखने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप रोड के बगल से जा रहे हैं, फुटपाथ पे कुछ लोग सोए हुए हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है। होता क्या हुआ रहता ही है, जैसे आप रोड पे जाओ और बगल में फुटपाथ है तो वहाँ पे कुछ गरीब लोग वहाँ पे सो जाते हैं रात में। कुछ लोग उधर से जाते हैं जो कि बोलते हैं छी कितना खराब लोग है, कितना गंदे तरीके से लोग सो रहा है। तो वो जो उन्होंने जो उनके बारे में बोला ना, बताओ वो पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला? नेगेटिव बोला। यही कहलाता है प्रेजुडिस। तो किसी को यदि आप एक गलत भावना से देखते हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं जिससे उसको बुरा लग सकता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गरीब है, अरे भाई गरीब है तो है, उसमें बोलने का क्या जरूरत है बताओ? बोलने से क्या होता है? उस आदमी को बुरा लगता है। आपको तो अच्छा लग गया कि आपने बोल दिया कि हाँ यार वो गरीब है, आपको अच्छा लग गया, लेकिन जिसके बारे में आपने बोला और यदि वो सुन लिया तो उसको कितना बुरा लगता है कि नहीं? चलो मान लीजिए गरीब है तो है, इसमें बोलने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रीजुडिस का मतलब हो गया किसी को नेगेटिव सेंस में देखना, उसके बारे में गलत बोलना जिससे उनको बुरा लग सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। और इसमें एक चीज़ और होता है कि किसी को अपने से छोटा समझना है, ये भी हमारा प्रीजुडिस ही कहलाता है। कोई डाउट इसमें? तो प्रीजुडिस का सिंपल सा मतलब आप याद रखेंगे कि किसी को गलत भावना से बोलना, उसके बारे में गलत बोलना, देखना, है ना, उसके बारे में कुछ ऐसा बोल देना जिससे उसको बुरा लग सकता है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रेजुडिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। या फिर किसी को छोटा समझना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजुडिस। आगे बढ़ते हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स। अब देखो, कई बार ना लोग जो भेदभाव करते हैं या फिर जो लोग किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं, वो बहुत तरीके से होता है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स। देखो, हर आदमी अपना अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहा है। कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है, कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बुद्ध धर्म को फॉलो करता है ना।
लेकिन क्या आप उसको बोल देंगे कि यार ये तो बड़ा अजीब धर्म को फॉलो कर रहा है? नहीं बोल सकते हैं आप। यदि आप बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, पहला है पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स। हर आदमी अपने अपने धर्म के बारे में जानता है, हर कोई आदमी अपने अपने धर्म के बारे में पढ़ता है, उसका अपना विचार होता है। जैसे हिंदू धर्म में अपने विचार अलग हैं, मुस्लिम धर्म में अपने विचार अलग हैं, सिख में विचार अलग है, क्रिश्चियन में अपना विचार अलग है, सबका अपना अपना विचार अलग है। तो क्या धर्म को लेकर आप कुछ भी बोल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो धर्म को लेकर आप किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? यदि आप बोलते हैं तो फिर आप उसके इमोशन के साथ खेल रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। उसके बाद है द कलर ऑफ देयर स्किन। कई बार ना हम लोग इंसान को नेगेटिव भाव से इसलिए भी देख लेते हैं क्योंकि उसका रंग काला होता है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते थे ना, अरे यार वो तो काला आदमी है, वो हमसे छोटा है ना? ऐसा यदि आप उसके नेगेटिव उसके बारे में बोल रहे हैं जिससे उसको बुरा लग सकता है, इसी को कहते हैं प्रेजुडिस, है कि नहीं? आगे, द रीजन दे कम फ्रॉम। वो कहाँ से आता है, मतलब कि वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता है कि महलों वाले इलाके में रहता है। हाँ, इस बात पे भी लोग उसके साथ भेदभाव कर देते हैं और उसके साथ लोग नेगेटिव तरीके से पेश आते हैं कि अरे यार ये तो झुग्गी झोपड़ी तरफ रहता है, बड़ा गंदे लोग हैं, इनसे बात मत करो, इनसे मत मिलो, है ना? जो कि करना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सब गलत चीज़ होता है। आगे, द लैंग्वेज दे स्पीक। जैसे कई बार क्या होता है ना कि यदि आप जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि 100 आदमी बैठे हुए हैं, 100 में से 99 ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने आता है और आपको हिंदी बोलने आता है, बस यानी कि आपको इंग्लिश आता ही नहीं है। तो वो 99 लोग आपके बारे में बिल्कुल नेगेटिव सोचेगा, अरे यार कैसा गवार आदमी है, इसको इंग्लिश नहीं आता बोलने के लिए, ऐसे वो बोल देते हैं। लेकिन क्या बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, कोई एक भाषा तो हमको आ रहा है अच्छे से, हम वो तो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। आगे, द क्लॉथ्स दे वियर एटसेट्रा। यहाँ तक का सामने वाला इंसान कैसा कपड़ा पहना है, इस बेसिस पे भी लोग उसको जज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाला फटा पुराना कपड़ा पहन के आ गया, बाल एकदम पूरा इधर उधर बिखेरे हुए हैं, बदबू आ रहा है उसके शरीर से, तो लोग उसको जज कर देते हैं, अरे यार कितना गरीब आदमी है, दूर रहो हमसे, है कि नहीं? देखो, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आप जानते भी हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ईश्वर सभी को अलग अलग बनाया है कि नहीं? यदि सब एक जैसा होता तो फिर गरीब और अमीर कौन होता, बताओ? नहीं होता फिर। तो इंसान सबको, भगवान सबको इंसान बनाए हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। उतना ज़्यादा नेगेटिव सेंस में बात नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है, बड़ा है, लोअर कास्ट है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सबको इंसान है, इंसान बन के रहो, सिंपल सी बात है। हाँ, कोई गरीब अमीर हो सकता है, वो तो उसके काबिलियत पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। तो क्या आपको प्रीजुडिस समझ में आ गया क्या होता है? प्रीजुडिस का सिंपल सा मतलब हो गया किसी इंसान को जज करना, उसके भाषा के ऊपर, उसके कपड़ा के ऊपर, उसका रिलीजन के ऊपर, है कि नहीं? वो किधर से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर किसी को यदि जज आप कर रहे हैं या फिर अपने से उसको छोटा समझ रहे हैं, तो ये हमारा प्रीजुडिस कहलाएगा। चलिए, अगला है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। इसको हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने डाइवर्सिटी के मतलब को समझा था, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना? प्रीजुडिस क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। प्रीजुडिस का मतलब हमने क्या बोला था आपको कि जब भी आप किसी इंसान को नेगेटिव, उसके बारे में जब कुछ आप नेगेटिव बोलने लगते हैं जिससे उनको बुरा लग सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजुडिस, है ना? उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब है पुराना सोच, पुराना ख्याल, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, है ना? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके पास बाइक आ चुका है और आपके दोस्त के पास अभी भी साइकिल ही है, लेकिन यदि आप उसको चिढ़ा रहे हैं कि अरे यार ये तो आदमी अभी भी साइकिल पे ही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो गया कि जो पुराने ख्याल के बारे में सोचते हैं, जो पुराना सोच रखते हैं, पुराने ज़माने के सोच रखते हैं, उस प्रकार का,
उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। देखो, पुराना ज़माने का सोच रखना गलत बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को सोच के दूसरे को चिढ़ाना गलत बात है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी इंसान के पास साइकिल है और किसी के पास बाइक है, तो क्या जिसके पास साइकिल है, क्या उसको आप चिढ़ाने लग जाएंगे? अरे यार, ये तो आदमी ऐसा है, गरीब है, साइकिल पे ही चल रहा है अभी तक। हो सकता है कि उनको उतना पैसा ना आया हो, इसलिए वो साइकिल पे भी चल रहे हैं। क्या पता आगे आने वाले समय में बाइक उसके पास भी आ जाए। तो स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है किसी को जज करना, किसी को जज कर देना, बल्कि किस बेसिस पे? पुराने ख्याल के बेसिस पे। क्या यार, ये अभी भी वैसे ही चल रहा है। इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। यानी कि यदि हम एक इंसान के बारे में हमेशा एक ही सोच रखते हैं, यहाँ पे वन इमेज का मतलब है कि किसी इंसान के बारे में यदि हम हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि अरे यार, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब है, ये पहले भी भद्दा था, अभी भी भद्दा है ना, वो पहले भी साइकिल पे चलता था, अभी भी साइकिल पे चलता है। यदि किसी इंसान के बारे में हम लोग एक ख्याल बना लेते हैं अपने मन में, पुराने पुराने ख्याल जिनसे उनको तकलीफ हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा उनको, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। स्टीरियोटाइप का सिंपल सा मतलब हुआ किसी इंसान के बारे में एक ख्याल बना लेना, वो भी खराब ख्याल अपने मन में बना लेना, ऐसा ख्याल जो कि बहुत ही पुराना ख्याल हो, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। ठीक ना, आगे। When people say that those who belong to a particular country, religion, sect, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। जैसे कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग अलग अलग धर्म को लेकर पुराने ख्याल बना लेते हैं कि अरे यार, इस धर्म का आदमी तो ऐसा होता है, इस धर्म का आदमी बड़ा आलसी होता है, इस धर्म का आदमी बड़ा कंजूस होता है, इस धर्म का आदमी बड़ा क्रिमिनल माइंडेड होता है। इस प्रकार के ख्यालों को रखना ही हमारा कहलाता है स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछते कि स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है और प्रीजुडिस का मतलब क्या है, देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, और दोनों का मतलब हम लोग जान चुके हैं। अब प्रीजुडिस का मतलब हमने आपको कल बताया था पिछले वाले क्लास में कि प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी को नेगेटिव सेंस में जज कर लेना। नेगेटिव सेंस में जज करने का मतलब हुआ कि उसके बारे में भला बुरा सोचना, है ना, भला नहीं बल्कि बुरा ही सोचना हमेशा, जिससे उनको बुरा लग सकता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। उसको नेगेटिव सेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जिससे उनको बुरा लग सकता है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए हम लोगों को। इसको हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। लेकिन स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ किसी के बारे में, पुराना ज़माने के बारे में ख्याल रखना। पुराना ज़माने ख्याल के बारे में रखने का मतलब है कि ऐसा सोचना कि यार, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पहले भी वैसा था, अभी वैसा है, पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब है। तो इस प्रकार के विचार को रखना, जो कि हमेशा पुराने बातों को डिस्कस करता है, वो कभी नया नहीं सोचता, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, है ना। तो यदि किसी इंसान को लेकर आप हमेशा बोलते हैं, या फिर अपने मन में ऐसा ख्याल है कि यार, इस रिलीजन का आदमी ऐसा होता है हमेशा, या फिर इस बैकग्राउंड के लोग हमेशा इस गरीब होते हैं, आलसी होता है, चोर होता है, इस प्रकार के जब अपने मन में ख्याल बना लेते हैं किसी इंसान के प्रति, तो वो हमारा स्टीरियोटाइप ही कहलाता है, जो कि करना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग ना एग्जांपल देते हैं कई बार कि पाकिस्तान बहुत ख़राब कंट्री है, हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, लेकिन क्या हकीकत में बताइए, क्या पाकिस्तान सही में उतना ख़राब कंट्री है? नहीं, आपको रियलिटी बताते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बड़ा ख़राब कंट्री है, उसी तरीके से वो लोग भी तो बोलता होगा ना कि इंडिया बड़ा ख़राब कंट्री है। तो किसी भी कंट्री को बोलने से पहले आप ये देख लो कि क्या जिसके बारे में बोल रहे हैं, क्या वहाँ के सारे लोग ख़राब हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान बड़ा ख़राब कंट्री है, बड़ा बकवास कंट्री है, क्या सही में वो बकवास है इतना? नहीं, समझिए ध्यान से। पाकिस्तान जो है ना, वहाँ के कुछ लोगों की वजह से बदनाम है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान ठीक कंट्री है, वहाँ पे हर लोग ख़राब नहीं है, वहाँ के कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज आज इतना गिर गया है कि हम लोग बोल देते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही ख़राब है। जैसे पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, खास करके जो आतंकी है, उन लोगों ने ही पाकिस्तान के इमेज को गिरा के रखा है। बाकी जिस प्रकार का कंट्री हमारा इंडिया है, उसी प्रकार का कंट्री हमारा पाकिस्तान भी है। लेकिन कुछ लोगों के वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो इतना नीचे गिर गया है कि पूरा दुनिया आज उसको कहीं का नहीं पूछता है, सब थू थू करता है उसके ऊपर,
ठीक है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि किसी के बारे में खराब बोलना, नेगेटिव उसके बारे में सोचना, है ना, वैसा अपने मन में ख्याल बना लेना कि यार ये हमेशा से वैसा ही है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न ऑफ टाइप। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, हम लोग ये मन में अपना ख्याल बना लेते हैं कि नहीं ये ऐसा प्रकार का आदमी है तो इस प्रकार के सारे लोग खराब होते होंगे। जैसे हमने अभी बोला ना कि पाकिस्तान कुछ लोगों के वजह से बदनाम है, तो क्या पूरा पाकिस्तान बदनाम मतलब खराब है? नहीं। ये जो हम बोल देते हैं ना कई बार हम लोग अपने आम भाषा में कि पाकिस्तान पूरा बकवास कंट्री है, बड़ा खराब कंट्री है, ये एक तरीके से स्टीरियोटाइप हम लोग बोल रहे हैं। समझा रही है बात कि हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान को हमने टारगेट कर लिया, पूरे पाकिस्तान को हमने खराब बोल दिया। लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी वैसा ही कंट्री है जैसा हमारा इंडिया है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बदनाम है। तो क्या कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को बुरा बोलना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये यदि आप ऐसा बोलते हैं इसका मतलब है कि आप बिना सोचे समझे उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, और ये हमारा स्टीरियोटाइप कहलाएगा। ठीक ना। तो यदि आप किसी चीज़ को एक दायरे में बांध दे देते हैं कि नहीं पाकिस्तान है पक्का खराब ही कंट्री होगा, यदि आप ऐसा बोलते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं, तो ये हमारा स्टीरियोटाइप ही कहलाएगा। आगे, स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब हम लोग किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोल देते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी के बारे में स्टीरियोटाइप बोलते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्पेशल आदमी का जो टैलेंट है वो छुप जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं अभी हम, ठीक ना। जब हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान पूरा ख़राब कंट्री है, इसका मतलब क्या हम लोग सारे पाकिस्तान को टारगेट किए कि नहीं? बिल्कुल किए। पूरे ग्रुप को हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि मतलब पूरा पाकिस्तान ही ख़राब है, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने सारे लोग ख़राब हो गए। तो इसका मतलब इससे होता क्या है ना कि जो ख़राब था वो तो ख़राब हो ही गया, जो अच्छा था वो भी ख़राब हो गया एक तरीके से। जैसे आपको अभी एग्जांपल देते हैं, अभी जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक का गेम, जो जैवलिन थ्रो में जिस इंसान ने गोल्ड मेडल जीता है वो पाकिस्तान के हैं। सोचो क्या उनको भी आप ख़राब बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से हमारे इंडिया में नीरज चोपड़ा जी ने जीता था गोल्ड मेडल, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी एक इंसान है, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या पूरे पाकिस्तान को ख़राब बोलना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, जिस इंसान ने गोल्ड मेडल जीता वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको कैसे ख़राब बोल सकते हैं? उन्होंने तो अपने देश के लिए लाया गोल्ड, है कि नहीं? तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि आप किसी कंट्री के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में बुरा बोलते हैं, तो उस अंदर में जो एक एक इंसान है ना, उसके अच्छाई के बारे में आपने सोचा ही नहीं, उनके गुड क्वालिटी के बारे में आपने सोचा ही नहीं, और उनको भी आपने ख़राब बोल दिया, जो कि करना नहीं चाहिए। हाँ, वही बात हो गया कि सर एक के चलते में सारे बदनाम हो गए। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग ईच पर्सन एज अ इंडिविजुअल स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, हम लोग बोल तो देते हैं कि सारे खराब है, बोलने के चक्कर में उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उनके स्पेशल क्वालिटी भी अंदर ही अंदर बदनाम हो गए, है ना, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्टीरियोटाइप क्या करता है, हम लोगों को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। रोकने का सिंपल सा मतलब हुआ कि यदि आप किसी कंट्री के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में कुछ ख़राब बोलते हैं, तो फिर वो उस कंट्री के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में भी आपने ख़राब बोला, उनसे उनका इमेज गिर जाता है, जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टीरियोटाइप का सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी लोगों के बारे में या फिर किसी कंट्री के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में बुरा बोल देना, पुराना ख्याल रखना, एक के वजह से पूरे ग्रुप को बदनाम कर देना, यही चीज़ हमारा कहलाता है स्टीरियोटाइप, जो कि करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। टॉपिक अगला है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन।
इसको हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यदि आप ध्यान से अपने चैप्टर के हेडिंग पे आएंगे ना, तो चैप्टर के हेडिंग में क्या था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब है हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया सिंपल सा कि कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है ना। इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। मतलब इसमें बराबरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया सिंपल सा, किसी के पास पैसा बहुत है तो किसी के पास पैसा बहुत कम है, किसी के पास रहने के लिए महल है तो किसी के पास एक झोपड़ी भी नहीं है। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे यहाँ पे इनइक्वालिटी। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, है ना। जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि यार ये आदमी काला है, इसको अपने पास मत बैठने दो, इसी को हम लोग कहते हैं भेदभाव। तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होता है, डिस्कस करेंगे डिटेल में, और डिस्क्रिमिनेशन भी क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी का मीनिंग पहले क्या है थोड़ा वो हम लोग समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी इंसान के पास जो चीज़ होना चाहिए उसके पास है, और किसी के पास जो चीज़ होना चाहिए उसके पास नहीं है। इसी को हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि किसी के पास 4 व्हीलर है और किसी के पास साइकिल भी नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। उसी प्रकार से कोई एक आदमी है जो कि एसी में बैठ के अपना काम करता है, हाँ, और कोई इंसान है जो कि गर्मी में पसीने में काम करता है, यही कहलाता है इनइक्वालिटी। क्या बराबरी है यहाँ पे बताओ? बिल्कुल भी बराबरी नहीं है। लेकिन फिर सवाल है कि सर यहाँ ये क्या गलत चीज़ है? एक बात देखिए, ये गलत चीज़ नहीं है। क्यों नहीं गलत चीज़? देखो, कोई इंसान यदि आज एसी में बैठ के काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। उन्होंने मेहनत किया तो आज उनको अच्छा काम मिला हुआ है। किसी ने आगे पहले ही काम अच्छी तरीके से मेहनत नहीं किया, नहीं पढ़ाई लिखाई किया, तो उसको आज लेबर का काम करना पड़ रहा है। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि कोई भी इंसान यदि आज एसी में बैठ के काम कर रहा है, और आज कोई भी इंसान यदि धूप में लेबर के तौर पे काम कर रहा है, तो इसके पीछे उसका हार्डवर्क है, वो दिखाता है कि वो कितना मेहनत किए हैं। क्या समझ में आ रही है बात? लेकिन इसको हम लोग इनइक्वालिटी ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी के पास बहुत कुछ ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है, इसी को हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो कोई एक ऐसा इंसान है जिनके पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है ना, अच्छा इलाज भी करवा लेता है अपना, अच्छा खाना भी खा लेता है, अच्छा कपड़ा भी पहन लेता है, अच्छे घरों में भी रहता है, लेकिन वही एक इंसान है जिसके पास ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। आगे है पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जनरली हमारे इंडिया में आज भी ऐसे करोड़ों इंसान हैं जो अपने डेली का नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे। सोचिए, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली का 2 वक्त का रोटी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने के लिए छत नहीं है। ये आज हमारे इंडिया में हालत है। तो वही बात यहाँ पे है कि कोई इतना अमीर है कि रह नहीं पा रहा है, और कोई इतना गरीब है कि उसको रहने के लिए जगह ही नहीं है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें एक इनइक्वालिटी का, तो वो हो जाएगा द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे यदि आप देखोगे, जो लोअर कास्ट है जैसे दलित हो गए, इनके पास उतना ज़्यादा संसाधन, मतलब रिसोर्स, पैसा वगैरह नहीं होता है। लेकिन वही जो हमारे इंडिया का अपर कास्ट है ना, उनमें आप देखोगे तो वो लगभग ठीक ठाक अपना जीवन जी लेते हैं। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडिया को लोअर कास्ट है उसको हमेशा से कम ही रहे हैं, वो नीचे ही रखा गया उनको हमेशा। लेकिन जो हमारे इंडिया के अपर कास्ट हैं
उनको हमेशा ऊपर रखा गया और उनके पास जीवन को जीने के लिए जो चीज़ चाहिए हमेशा से उनके पास रहा है। तो क्या आप इसको इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो अपर कास्ट के पास बहुत ज़्यादा है तो लोअर कास्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, ये बिल्कुल एक इनइक्वालिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी कास्ट के पास बहुत ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी। अगला है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। ये क्या होता है समझिए, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली विद अ सेंस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि आप सामने वाले को यदि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर का रंग है गोरा, सामने वाले के शरीर का रंग है काला, तो यदि आप उसको बोलोगे कि यार ये काला आदमी, उसको अपने पास मत बैठने दो, यार ये कपड़ा बड़ा ख़राब पहना है, इसको अपने पास मत आने देना, यार ये जल्दी नहाता नहीं है, इसको अपने पास मत आने देना, किसके साथ लंच नहीं करना। तो यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव सेंस के साथ किसी इंसान को यदि जज करते हैं, ट्रीट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भेदभाव। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? आगे, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और स्टेरियोटाइप्स, यानी कि भेदभाव स्टार्ट कब होता है? जब आप उसको नेगेटिव सेंस में ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि या तो आप प्रेजुडिस कर रहे हैं या फिर आप उसके सामने स्टेरियोटाइप शो कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, पुराना ख्याल रखना, उनके बारे में बुरा बोल देना ताकि उनको बुरा लग जाए, इसी को हम लोग कहेंगे भेदभाव, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन। क्या समझ में आ रही है बात? कितना सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। देखो भेदभाव जो है ना, कई बार इंसान के साथ अलग अलग चीज़ों को लेकर हो जाता है। कई बार तो मोटरसाइकिल और साइकिल को लेकर हो जाता है, अरे यार ये आदमी बड़ा गरीब आदमी है, पहले भी गरीब था अभी भी गरीब है, साइकिल पे पहले भी था अभी भी साइकिल पे है। ये क्या भेदभाव का तरीका नहीं है? बताओ, आपको दिख रहा है कि वो आदमी गरीब है तो बोलने का क्या जरूरत है? यदि आप बोल रहे हैं इसका मतलब सिंपल सा कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसको, है ना, जो कि करना नहीं चाहिए, गलत होता है। तो कई सारे तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसमें से हम लोग 3 यहाँ पे बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, कई बार भेदभाव जो है ना वो रिलीजन को लेकर हो जाता है, यानी कि धर्म को लेकर। कोई बोलता है कि अरे यार मेरा धर्म बड़ा अच्छा है, कोई बोलता है कि नहीं यार मेरा धर्म बड़ा अच्छा है, कोई बोलता है कि तुम्हारा धर्म बड़ी खराब है। मतलब कि रिलीजन यानी कि धर्म को लेकर कई बार भेदभाव हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया में जो 4 मेजर रिलीजन यानी कि जो 4 मेजर धर्म है वो कौन कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 मेजर रिलीजन है। तो कई बार धर्म को लेकर भी भेदभाव हो जाता है। मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, तुम्हारा रिलीजन बहुत खराब है, तुम्हारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इस प्रकार का भेदभाव भी पॉसिबल होता है, कई बार लोग आपस में कर लेते हैं ये सब, जो कि करना नहीं चाहिए, गलत होता है। व्हेन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, देखो हर इंसान का जो अपना बैकग्राउंड है ना वो अलग होता है। कोई अमीर परिवार से बिलोंग करता है तो कोई गरीब परिवार से बिलोंग करता है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इस बेसिस पर भी लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है कि यार ये गरीब परिवार से आता है, इसका परिवार सारा का सारा गरीब ही है, ऐसा है वैसा है। इस चीज़ पर भी कई बार भेदभाव हो जाता है, यानी कि इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड का मतलब है कि अमीर है कि गरीब है, इस लेवल पे भी लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है। करते हैं लोग, लेकिन करना नहीं चाहिए। अरे ये हर इंसान है ना, हर कोई, तो क्या भेदभाव करना भाई, सब मिलजुल के रहो, सिंपल सी बात है कि नहीं? ठीक है, आगे थर्ड है when people belong to the poor section of the society and their culture is not valued। तीसरा जो भेदभाव आम आदमी के तौर पे, मतलब आम आदमी के साथ जो होता है भेदभाव नॉर्मली, वो होता है गरीबी को लेकर। जैसे कोई आदमी है जो कि बहुत गरीब है, अपना मुश्किल से घर परिवार चला पा रहा है, बाल बच्चों का पेट अपना भर पा रहा है, तो उनके साथ भी कई बार मोहल्ले में भेदभाव हो जाता है कि अरे यार ये इंसान कब तरक्की करेगा, कब ये अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, है ना। इस भाव पे भी लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है, जो कि करना नहीं चाहिए। अरे भाई गरीब अमीर होना अलग चीज़ है, लेकिन पहले आप ये देखो कि हर कोई आपस में है क्या, पहले आप इंसान हैं,
तो भेदभाव गरीबी और अमीरी को भी लेकर हो जाता है। जो अमीर है उनके साथ तो कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो गरीब है उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है समाज में, है कि नहीं। और यहाँ तक कि उनके कल्चर को, यानी कि उनके किसी भी प्रकार के बातों को, उसके रीति रिवाजों को उतना वैल्यू नहीं किया जाता है। देखो सिंपल सा कहानी हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, वही बात यहाँ पे है कि यदि आप पैसा है आपके पास तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, भेदभाव भी नहीं होगा और आपका समाज में कदर भी किया जाएगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपका कोई जल्दी वैल्यू भी नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाता है कई बार, भेदभाव का तरीका ये सब चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें से किसी को भी कोई डाउट था? चलिए बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। देखते हैं इसमें क्या नया नया बात लिखा गया है। डिस्क्रिमिनेटेड, प्रिवेंटिंग फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिनाइज द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। देखो यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं, यदि आप उसको नेगेटिवली जज करते हैं तो इनसे क्या होता है ना, उनका रेस्पेक्ट घट जाता है। हाँ, उनका जो इज्जत है, उनका जो मान सम्मान है वो सोसाइटी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप रोड पे जा रहे हैं किसी काम से और आपको बिना मतलब का कोई गाली दे दे, आपको बिना मतलब का कोई भला बुरा सुना दे, तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि यदि किसी के साथ आप नेगेटिव तरीके से पेश आते हैं, किसी के साथ किसी गलत तरीके से आप बर्ताव करते हैं, तो उनसे उनका रेस्पेक्ट जो है ना वो उन पर ठोस पहुंचता है, उनके रेस्पेक्ट पे सवाल आ जाता है फिर, है ना। उसके बाद फिर उनके मान सम्मान का बड़ा धज्जी उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि किसी के साथ नेगेटिव तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, नहीं कि सब कोई आपस में बराबर है और इसी तरीके से रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया who shared the first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इंसान हैं जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और ये इंडिया के बाद में जाके बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, जिनको हम लोग कई बार मान सम्मान के साथ बाबा साहब अंबेडकर भी कह देते हैं, तो भीमराव अंबेडकर बोलिए या बाबा साहब अंबेडकर बोलिए, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और इनके साथ ना जैसे जैसे बचपन से बड़े होते गए धीरे धीरे, इनके साथ ना भेदभाव बहुत ज़्यादा किया गया। मतलब जब ये बहुत छोटे थे तो उनको उतना पता नहीं चलता था कि ये भेदभाव क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये उनको उतना पता नहीं था बचपन में। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़े, अपना उम्र इनका बढ़ा, तो इनके साथ समाज में ना भेदभाव ज़्यादा होने लगा। इनको लोग इसको टोकने लगे कि तुम इधर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो इनके साथ जो है भेदभाव का समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि हु शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टूक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 इयर्स ओल्ड। यानी कि 1901 में भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म, मतलब 1901 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो उम्र था वो 9 साल का हो गया था। और 9 साल की उम्र में इनके साथ पहली बार लोगों ने भेदभाव करना स्टार्ट किया। मतलब इनको लगा कि हम बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और ये एक इकलौता ऐसा कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों कहानी है जो लोअर कास्ट से बच्चे बिलोंग करते थे, जिनका जन्म लोअर कास्ट में हुआ, जैसे दलित परिवार में जिनका जन्म होता था, उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। भेदभाव का मतलब हुआ कि तुम उधर नहीं जाना, तुम पढ़ने मत आना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना। भाई ऐसा बहुत सारा सिचुएशन देखने को मिलता था। तो भीमराव अंबेडकर जी उन्हीं में से एक हैं जिनको बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। और इनको पहली बार एहसास तब हुआ भेदभाव का जब ये मात्र 9 साल के थे।
ठीक है ना। आगे, और यही इंसान भीमराव अम्बेडकर जी बाद में जाके इंडिया के बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, बहुत बड़े लीडर बनते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आगे, इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज, या फिर आप ग्रुप भी बोल सकते हैं, कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वेर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लीडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर एबव और बिलो द अदर। कास्ट सिस्टम में होता क्या है ना, जो अपर कास्ट का आदमी होता है वो हमेशा अपने आप को महान समझता है, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानता है, और जो लोअर कास्ट का आदमी वो हमेशा अपने आप को लो समझता है, हमेशा अपने आप को नीचे समझता है। तो कास्ट सिस्टम में यही होता है। तो ये चीज़ इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से फैला हुआ था। लोअर कास्ट और अपर कास्ट, ये दो ऐसे हमारे इंडिया में कास्ट थे जिसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, और सबसे ज़्यादा झेलना किसको पड़ता था, लोअर कास्ट के लोगों को। जो अपर कास्ट के लोग थे जैसे ब्राह्मण हो गए, है ना, और लोअर कास्ट जो जैसे ब्राह्मण थे उनको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे जैसे दलित, इनके ऊपर बहुत पाबंदी होता था कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ये नहीं वो नहीं, रोक टोक बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ समस्या ज़्यादा था वहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें। और लोअर कास्ट और अपर कास्ट में इतना ज़्यादा भेदभाव होता था, यानी कि अपर कास्ट वाला आदमी जो है लोअर कास्ट को देखना तक पसंद नहीं करते थे। ये यहाँ पे समस्या था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, हम आपको कहानी सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। पहले के ज़माने में जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, उनको अपने कमर में हमेशा एक घंटी बांध के चलना पड़ता था। आप लोगों को पता है एक कहानी? सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब हमारे इंडिया में अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि समझे ध्यान से, अपर कास्ट वाला आदमी लोअर कास्ट को इसलिए देखना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका कास्ट छोटा है, और लोअर कास्ट वाला अपर कास्ट को इसलिए देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपर कास्ट वाले लोग जो है लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे उस समय पे। और चूँकि लोअर कास्ट को बहुत कुछ करने का इजाज़त नहीं होता था, तो उनको ना ऐसा बोला जाता था कि आप अपने कमर में या फिर अपने गले में एक घंटी बांध के चलेंगे आप हमेशा। इससे क्या होता था, इससे क्या होता था, जब आप किसी रास्ते से गुजरेंगे और वो घंटी का आवाज़ सुनाई पड़ेगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन गुजर रहा है, लोअर कास्ट का आदमी गुजर रहा है, उस रोड पे भी फ़िलहाल नहीं जाना है। मतलब अपर कास्ट अपने आप को इतना महान समझता था कि जिस रोड पे लोअर कास्ट चल रहा है उस रोड पे अपर कास्ट नहीं जाता था। उनको उनका ये ऐसा मानना होता था कि हम जाएंगे तो मेरा कास्ट भ्रष्ट हो जाएगा, नीचे हमारा कास्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ वो लोग समझते थे। और कई बार जो लोअर कास्ट के इंसान थे वो हमेशा अपने साथ एक झाड़ू लेके चलते थे, बिल्कुल, कि जिस जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उस रास्ते से वो झाड़ू लगाते हुए चलेंगे। इससे ये होता था कि अपर कास्ट वाला इंसान लोअर कास्ट के लोगों का पैर का निशान तक रोड पे देखना पसंद नहीं करते थे। इतना ज़्यादा नफरत का माहौल उस समय पे फैला हुआ था। लेकिन आज कितना भी है तो माहौल बहुत ही ज़्यादा ठीक है एक तरीके से, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो जो ऊपर कास्ट के हैं, यानी कि जो अपर कास्ट है, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता है, अपने आप को हमेशा महान मानता है। लोअर कास्ट को उतना ज़्यादा वो वैल्यू नहीं करता था उस समय पर। आगे, दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट एंड सॉ देमसेल्व्स एज सुपीरियर। तो जो अपने आप को महान मानता था उस समय के ज़माने पे, उसको क्या बोल दिया गया, अपर कास्ट बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, अपर कास्ट। और वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानता था। सुपीरियर मतलब अपने आप को हमेशा वो महान मानता था, ठीक ना। आगे, दोज हु प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर कॉल्ड लोअर कास्ट, दे वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। और जो सबसे नीचे थे उनको बोला गया लोअर कास्ट। ये जो कास्ट का सिस्टम है ना, ये बेसिकली सीढ़ी के जैसे है। सीढ़ी का मतलब हुआ, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे ऊपर भी होता है कुछ स्टेप, नीचे भी होता है कुछ स्टेप, तो बीच में मिडिल क्लास होते हैं, है ना। तो जो नीचे वाला सीढ़ी है, नीचे का जो सीढ़ी का स्टेप है वो हो गया लोअर कास्ट, और सीढ़ी का जो ऊपर वाला स्टेप है वो हो गया अपर कास्ट, और बीच में हो गया
मिडिल कास्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन वहाँ पे बना हुआ था। तो जो सीढ़ी के सबसे टॉप पे थे, कहने का मतलब जो अपर कास्ट है वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानता था, हमेशा अपने आप को वो महान मानता था, कोई दिक्कत। लेकिन जो लोअर कास्ट थे उनको क्या लोग समझते थे, जो नीचे जात के थे, जो नीचे कास्ट के थे, उनको लोग हमेशा लोअर कास्ट मानते थे। और उनको एक और नाम दिया गया यहाँ पे, अनटचेबल्स। अनटचेबल्स का मतलब हुआ कि लोअर कास्ट के लोग ऐसे लोग थे जिनको छूना तक लोगों के लिए मना होता था। अपर कास्ट का आदमी, मतलब मान लीजिए कि अपर कास्ट के बॉडी में यदि गलती से भी कोई लोअर कास्ट का आदमी टच हो जाता था ना, तो लोअर कास्ट का आदमी को इतना मारा पीटा जाता था, इतना ज़्यादा मारा पीटा जाता था कि बेचारे का जान मतलब निकलने लायक हो जाता था, इतना गंदे तरीके से उनको पीटा जाता था। तो जो अपर कास्ट है उनको सुपीरियर बोला गया है, तो वो हमेशा अपने आप को महान मानते थे। और जो लोअर कास्ट है उनको हमेशा अनटचेबल्स माना गया है, मतलब कि इनको छूना तक नहीं है। ऐसा यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पहले ऐसा चलता था, आज ऐसा नहीं है इंडिया में, ठीक ना। आगे, सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। लोअर कास्ट का काम क्या होता था उस समय पर, जैसे आज आप देखोगे ना तो लोअर कास्ट के लोग भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोअर कास्ट के बच्चे हैं जो कि अच्छे ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज से 100 साल 150 साल पहले आप उठा के देखोगे अपने इंडिया का हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि जो लोअर कास्ट का जो काम होता था वो जनरली बाथरूम को साफ़ करना, नाले को साफ़ करना, गांव में कोई जानवर मर गया तो उसके डेड बॉडी को उठा के बाहर फेंकना, यही कचरा उठाना, कचरे को उठा के बाहर फेंकना, ये सब बहुत गंदे गंदे काम लोअर कास्ट के लोग करते थे। और उनको ऐसा करने के लिए बोला जाता था, नहीं करते थे वो लोग तो उनको सज़ा मिलता था गांव के अपर कास्ट के लोगों से। इस प्रकार का सिचुएशन उस समय पर हमारे इंडिया में था। दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन इंटर टेम्पल्स। यहाँ तक कि लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाना भी अलाउ नहीं था। सोचिए, मतलब लोअर कास्ट का आदमी मंदिर में भी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि वो अपर कास्ट के घर में नहीं जा सकता था। घर तो छोड़ो, अपर कास्ट के गली में भी वो भटक गया तो उसको वो बहुत गंदे तरीके से मारते थे। और लोअर कास्ट का आदमी उस कुएं से या फिर उस तालाब से पानी नहीं भर सकता था जिस तालाब से या फिर जिस कुएं से अपर कास्ट का लोग पानी भरता है। उसके लिए तालाब अलग होता था, उसके लिए कुआं अलग होता था, उसके लिए मंदिर अलग होता था। कहने का मतलब सब कुछ लोअर कास्ट के लिए अलग था, मंदिर, कुआं, तालाब, है ना, सब कुछ वहाँ पे उसके लिए अलग था, क्योंकि सिस्टम इतना खतरनाक था कि कोई भी लोअर कास्ट का आदमी अपर कास्ट के साथ नहीं बैठ सकता है, नहीं खा सकता है, नहीं घूम फिर सकता है, नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार का माहौल उस समय पर था। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें अपर कास्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और लोअर कास्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेगा, दूर दूर बैठेगा बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोअर कास्ट के लोग के बच्चे थे उनको सबसे पीछे बैठाया जाता था, और यदि पीछे जगह नहीं है तो फिर उनको ज़मीन पे बैठाया जाता था। लेकिन जो अपर कास्ट के बच्चे थे उनको एकदम फ्रंट में बैठाया जाता था, टीचर के सामने बैठाया जाता था, वो भी एकदम अच्छे से टेबल कुर्सी पे। इस प्रकार का सिचुएशन हमारे इंडिया में पहले था। लेकिन क्या आज आपको ऐसा दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। आज आप सरकारी स्कूल जाओ या फिर प्राइवेट स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, कहीं भी आप जाओ, आपके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ तक का आपको ये तक पता नहीं होता कि मेरे जो बगल में बैठा है वो किस कास्ट का आदमी है। तो बताओ, ये आज अच्छा चीज़ है या ख़राब चीज़ है? अच्छा चीज़ है भाई, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब आप आज कास्ट को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये अच्छा बात है ना, है कि नहीं? आप एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे कास्ट मायने नहीं रखता है। क्या आप कभी भी अपने दोस्त से इस बात से दोस्ती किए हैं कि यार तुम्हारा कास्ट क्या है बताओ तब दोस्ती करेंगे? ऐसा आपने किया कभी? बिल्कुल भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। आपने कभी अपने दोस्त से नहीं पूछा कि तुम्हारा कास्ट क्या है बताओ तभी दोस्ती करेंगे? तो नहीं करेंगे फिर। ऐसा आपने पूछा कभी? बिल्कुल भी नहीं, और पूछना भी नहीं। दोस्ती के मामले में कास्ट नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि आज के ज़माने में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा घट गया है।
उतना ज़्यादा अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर विवाद नहीं होता है, जो कि बिल्कुल एक अच्छा बात है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इसमें देखा जाए क्या नए बातों को डिस्कस किया गया है। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड टू ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा किताब है जिस किताब में ये लिखा गया है कि हमारे देश को कैसे चलाना है। समझ आ रही है बात? मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं, सिविक्स का किताब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, साइंस का पढ़ते हैं, मैथ का पढ़ते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, ठीक है, जिसको हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने मिलके लिखा है। और उस किताब में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से कंट्री को चलाना है, किस तरीके से कंट्री के अंदर से भेदभाव का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना है, किस तरीके से समाज में बराबरी लाना है ना, ये सब कुछ कैसे करना है, यही सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तो जो हम लोगों के लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस तरीके से लोगों के अंदर से भेदभाव का समस्या ख़त्म करना है, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। ये उन लोगों ने अच्छे तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक ना। आगे, दलित, वोमेन, ट्राइब। दलित मतलब लोअर कास्ट, ठीक ना। हालांकि देखो, कोई भी कास्ट आज बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, लेकिन सब नॉर्मल है। लेकिन जिस प्रकार का सिस्टम हमारे इंडिया में बना हुआ है, उस हिसाब से दलित को रखा गया किस कास्ट में? लोअर कास्ट पर रखा गया है, सबसे लास्ट रखा गया है। तो दलित हो गए, वोमेन, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, एंड पीजेंट्स मतलब किसान। फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स। कहने का मतलब हुआ कि चाहे वो दलित हो यानी कि लोअर कास्ट का बात हो, वोमेन हो, ट्राइबल्स हो या फिर पीजेंट्स हो, इन सभी ने अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ा है। मतलब इन सब को अधिकार मिल सके, ये भी समाज के साथ बराबर तरीके से कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके, इसके लिए इन लोगों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट, अलग अलग प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली वगैरह ये लोगों ने भी बहुत ज़्यादा किया है। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने अपने अधिकार को पाने के लिए जो करना था इन लोगों को इन्होंने कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड फाउट फॉर द राइट्स फॉर द दलित। जो कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो दलित, मतलब कि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। और दलित क्या होता है भाई? एक लोअर कास्ट है। हाँ, तो जो भीमराव अंबेडकर जी मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि भीमराव अंबेडकर जी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और लोअर कास्ट को ही सबसे ज़्यादा सताया जाता था, तंग किया जाता था। तो इन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेयर कंसिडर्ड इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब आपस में क्या है? इक्वल है। यानी कि इंडिया में रहने वाले हर इंसान इक्वल है, कास्ट उतना मायने नहीं रखता है इंडिया में। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सबके पास अधिकार बराबर है और सबके पास मौके भी बराबर हैं। मतलब वो जो चाहे कर सकता है और जो भी कास्ट का आदमी चाहे वो उस काम को कर सकता है। अनटचेबिलिटी हैड बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। हमारे इंडिया में एक सिस्टम था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि लोअर कास्ट के लोगों को कोई जल्दी टच नहीं करता था, छूता भी नहीं था। इसी को हम लोग कहते थे अनटचेबिलिटी। इसको सरकार ने बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, लोअर कास्ट भी इंसान है, उसको भी छू सकते हैं, उसको भी टच कर सकते हैं, किसी प्रकार का उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। जैसे लोअर कास्ट को उस समय पे क्या करना पड़ता था? लोअर कास्ट को उस समय पे बड़ा अजीब अजीब काम करना पड़ता था, बहुत गंदे गंदे कामों को, जैसे बाथरूम साफ करना, झाड़ू मारना, नाला साफ करना, है ना, पोछा लगाना, इस प्रकार के कामों को। यहाँ तक कि यदि गाँव में कोई जानवर मर गया उसको उठा के बाहर फेंकना, है ना, डेड बॉडी को बाहर फेंकना, इस प्रकार के चीज़ों को करना पड़ता था। अनटच जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको नहीं करते थे ना, उनको सजा मिलता था फिर
पनिशमेंट मिलता था, मारा पीटा जाता था उनको। लेकिन बाद में हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि वो जो काम करना चाहे वो कर सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है ना। आगे इसीलिए आज आप देखते होंगे कि लोअर कास्ट के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। बहुत अच्छी बात है, आईएएस है, आईपीएस है, डीएम है, बहुत है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, हर इंसान के लिए सरकारी नौकरी खोल दिया गया। मतलब कि लोअर कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे मिडिल कास्ट हो, कोई भी इंसान हो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर सकता है। यदि निकाल दिया एग्जाम तो उसको नौकरी मिल जाएगा, है ना। इस नौकरी के मामले में अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं देखा जाता है, सबको बराबर मौका मिला है। पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। लोगों के पास ये अधिकार है कि वो जो रिलीजन फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। जो भाषा बोलना चाहे वो भाषा बोल सकता है। जो फेस्टिवल को वो मनाना चाहे वो फेस्टिवल मना सकता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को हमेशा फ्री समझ सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई उसको किसी भी काम को करने से रोक टोक नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर India became a secular country where people of different religions have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। तो हम लोग इंडिया को बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। क्या बोलते हैं इंडिया को? इंडिया को हम लोग बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। और सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जिस कंट्री में हर रिलीजन को बराबर दर्जा मिला है, बराबर वैल्यू मिला है। मतलब कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन से आप आते हैं, आपको बराबर मौका दिया जाएगा। आपका जो फेस्टिवल है आप उसको मना सकते हैं। आप जिस भी देवी देवता का पूजा करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। जिस भी फेस्टिवल को मनाना है वो मनाइए। आप जो करना आप करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो सेक्युलर कंट्री हम लोग बोलते हैं इंडिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में हर धर्म क्या है, हर रिलीजन क्या है, बराबर है, एक है। किसी को बराबर, मतलब किसी को ज़्यादा अधिकार या फिर किसी को कम अधिकार नहीं मिला है, सब आपस में बराबर है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इंडिया को कहते हैं एक सेक्युलर कंट्री। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को जानना इसलिए भी चाहिए क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि ये इनका जन्म होता है लोअर कास्ट में, और लोअर कास्ट के बच्चों को उस समय पे पढ़ने लिखने का परमिशन नहीं था। इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, तकलीफ सह के पढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब ये इंडिया के बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके बारे में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो, लोअर कास्ट का बच्चा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कम से कम भीमराव अंबेडकर जी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको समझ में आए कि किस तरीके से ज़मीन से उठना है और आसमान तक पहुंचना है ना। ये मोटिवेशन का स्रोत है। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था, और इनका जो डेथ हुआ वो 1956 में हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ही इज द बेस्ट नोन लीडर्स ऑफ द दलित्स एंड ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। ये बहुत ज़्यादा जाने माने लीडर हैं। किस कास्ट के? दलित के, यानी कि लोअर कास्ट। दलित हमारा क्या है, कैसा कास्ट है? लोअर कास्ट है। और उस दलित कास्ट का भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे हमारे इंडिया में बहुत समय पहले। ठीक है। और इन्होंने दलित को बराबर अधिकार मिले, कहने का मतलब है कि लोअर कास्ट को भी बराबर अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और जाके बाद में इनके ही मेहनत से लोअर कास्ट को भी आज बराबर मौका मिला है, वो जो चाहे वो आज कर पा रहे हैं, है ना। आगे, ही वॉज बोर्न इनटू द महर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। महर भी हमारा एक लोअर कास्ट में ही आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। महर कास्ट बोले या दलित बोले, इसका सिंपल सा मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है? ये
लोअर कास्ट के बारे में ही बात कर रहा है। तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो एक महर कास्ट में हुआ था। जैसे आप देखते हैं ना कि अपर कास्ट का मतलब केवल क्या ब्राह्मण होता है? नहीं, अपर कास्ट का मतलब हमारे इंडिया में क्या है? ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, है ना, ये सब क्या हमारे इंडिया में अपर कास्ट में आते हैं। उसी तरीके से लोअर कास्ट में दलित, महर कास्ट, ये सब क्या हो जाते हैं? लोअर कास्ट हो जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो महर कास्ट में हुआ था, और महर कास्ट भी एक लोअर कास्ट था। इनको अनटचेबल बोला जाता था इन कास्ट को, मतलब कि इस कास्ट के लोगों को भी लोग छूना पसंद नहीं करते थे, छूते तक नहीं थे लोग। He was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. देखो, ये पूरे इंडिया में जितने भी महर कास्ट के लोग थे, पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं हम, पूरे इंडिया में जितने भी महर कास्ट के लोग थे, इनमें ये पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने अपने कॉलेज तक का पढ़ाई कंप्लीट किया। आज तक किसी बच्चे ने कॉलेज तक का पढ़ाई कंप्लीट किया ही नहीं था, और खास करके वैसा बच्चा जो महर कास्ट से आता हो। क्यों नहीं किया था? क्योंकि पहली बात पढ़ने नहीं दिया जाता था, और पढ़ने दिया भी जाता था तो उनके साथ इतना भेदभाव, इतना टॉर्चर, इतना मारपीट होता था कि वो पढ़ाई ही बीच में छोड़ देता था। लेकिन भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे इंसान बने महर कास्ट के जिन्होंने मारपीट सहा, इनको मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा, ये पढ़ाई अपना करते रहे, और ये अपने कास्ट के सबसे पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने कॉलेज तक का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद ये इंडिया को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए? इंग्लैंड चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको साफ साफ दिख रहा था कि इंडिया में कास्ट को लेकर बड़ा भेदभाव हो रहा है। यदि आगे पढ़ना है तो इंडिया में तो नहीं पढ़ पाओगे भाई, इसके लिए कहाँ चल जाओ? इंग्लैंड चल जाओ। और इंग्लैंड में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो इंग्लैंड जब ये गए तो वहाँ पे इन्होंने काम कर कर के अलग अलग जगह पर पार्ट टाइम जॉब करके इन्होंने अलग अलग जगह पे काम किया। इन्होंने जो पैसा आता था उस पैसे से भी अलग अलग जगह पे पढ़ाई करते चले गए, और बाद में ये एक इंग्लैंड से ही बहुत बड़े लॉयर बनते हैं। लॉयर, बहुत बड़े लॉयर, ठीक ना। लॉयर का मतलब जो कि आपका केस लड़ते हैं, ठीक है। आगे, ही इनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड कॉलेज। और जब ये लॉयर बन के इंडिया वापस आते हैं तो ये बहुत बड़े लीडर बनते हैं। किसके? दलित के। और ये अपने लोअर कास्ट के सारे माता पिता को ये मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि लोअर कास्ट से होने के बावजूद यदि हम पढ़ाई कर सकते हैं तो आपके बाल बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं और इतने बड़े पोस्ट पे आ सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि लोअर कास्ट को मोटिवेट करने में, उसको आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही हैड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। और हमने आपको अभी तुरंत पढ़ाया था कुछ मिनट पहले कि लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं होता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाया, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया कि लोअर कास्ट को भी मंदिरों में जाने देना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका है कि नहीं। तो इन्होंने मंदिरों में भी एंट्री करवाया लोगों का, अपर कास्ट के लोगों से लड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। लेकिन बाद में ये जाके अपने ही कास्ट को छोड़ के बुद्धिज्म में इंक्लूड हो जाते हैं। पता है क्यों? इसके पीछे रीजन समझिए। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब भीमराव अंबेडकर जी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने लोअर कास्ट को बराबरी का मौका दिलाने के लिए, यानी कि बराबरी का हिस्सेदारी दिलाने के लिए बहुत मोटी लड़ाई लड़ा, बहुत काम इन्होंने किया, तब जाकर लोअर कास्ट को बराबर का मौका मिला। तो फिर जाके ये बुद्धिज्म को क्यों फॉलो कर लिए भाई? ये बौद्ध धर्म को क्यों फॉलो कर लिए? ये बौद्ध धर्म को इसलिए फॉलो कर लिए क्योंकि बौद्ध धर्म में सब कोई क्या माना जाते हैं? इक्वल माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए ये बाद में जाके बुद्धिज्म धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया हु शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। ये वाला पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ा था ना। तो इन्होंने ये मतलब कि इनके साथ जो भेदभाव पहली बार हुआ वो इनके 9 साल की उम्र में हुआ था। तब से इनको समझ में आ गया था कि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं
और हम यदि लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भेदभाव का समस्या हमको झेलना पड़ेगा। तो ये 1901 जिस समय इनका उम्र 9 साल हो चुका था, उस समय पर इनके साथ पहली बार भेदभाव हुआ कास्ट को लेकर। फिर इनको समझ में आ गया था कि हम लोअर कास्ट से हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग लोअर कास्ट हैं जिनके साथ भेदभाव लंबे समय से होता आ रहा है। तो इनको मोटिवेशन मिला वहाँ से। फिर ये मार खा खा के, बेइज्जत हो के इन्होंने पढ़ाई किया। बाद में इंग्लैंड गए, लॉयर बने, फिर इंडिया आए, फिर लोअर कास्ट के लोगों के लिए काम किया, लोगों को मंदिरों में एंट्री दिलवाया, है ना। ये सब इन्होंने बहुत मेहनत किया, तब जाकर आज लोअर कास्ट इतना अच्छे तौर तरीके से अपने बाल बच्चों को पढ़ा पा रहा है। यदि ये नहीं होते तो क्या कर पाता है, इतना कोई नहीं कर पाता। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या किसी भी टॉपिक में डाउट है आप लोगों को? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पर बच्चे आप लोगों को किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।